तो हाँ भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी क्लास नाइन्थ की तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 एसएसटी का ये धमाकेदार सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, हमारी रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज, जिसके अंदर हम हर चैप्टर को विद इन 15 मिनट रिवाइज़ कर रहे हैं। उसका सेकंड चैप्टर पॉलिटिक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को जल्दी से देखते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम कम है तो कुछ मिस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, एकदम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर को। तो चैप्टर हमें क्या कह रहा है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया के और साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीन चीज़ें मेनली इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। क्लास 9 पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत है, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका डिज़ाइन क्या है, ठीक है, एंड दी वैल्यू शेपिंग इट, यानी कि उसको कौन कौन सी वैल्यू बनाने में मदद कर रही है। तो अब देखते हैं ओवरव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का ओवरव्यू क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है, एक रिटन सेट ऑफ रूल्स है, जिसके बेसिस के ऊपर एक कंट्री चलती है, ठीक है। द सुप्रीम लॉ दैट डिफाइंस द राइट ऑफ सिटीजन्स, पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स, एक रिटन बुक है जो ये डिफाइन करता है कि इस कंट्री में रह रहे, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंट्री में रह रहे लोगों के जो सिटीजन्स है, उनके पास में क्या क्या राइट्स है, उनकी क्या क्या पावर्स है, गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स है, और गवर्नमेंट कैसे अपना काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर हम आगे देखेंगे। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड एंड हु डिजाइंस देम, इसका आंसर भी हम आगे देखेंगे। और कैन कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज्ड एज रिक्वायर्ड, इसका आंसर भी हम आगे देखेंगे, उनको बोलते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो वो सबसे पहले पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। मैंने आपको बोला था साउथ अफ्रीका के ऊपर अभी हम 5-10 मिनट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में क्या था, नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला का क्या विज़न था, उनका विज़न था कि उन्होंने वहाँ पर चल रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थीड, वहाँ पर अपार्थीड सिस्टम चलता था। अपार्थीड क्या है, एक सिस्टम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जो ब्लैक्स को और कलर्स को, कलर्स में क्या आ गए, ब्राउन इंडियंस, ठीक है, यानी कि ब्राउन्स, ब्लैक्स को और जो ब्राउन्स है, जिनकी चमड़ी का रंग ब्लैक्स है, ब्राउन है, इंडियन है, या फिर जो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। कौन करते थे, वाइट पीपल, अंग्रेज लोग करते थे, ठीक है। नॉन वाइट्स वर डिनाइड वोटिंग राइट्स, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है। और उनकी फैसिलिटीज़ भी अलग थी इवन, ठीक है। यानी कि जो वाइट्स थे उनको सुपीरियर फैसिलिटीज़ मिलती थी, लेकिन जो ब्लैक्स थे उनकी फैसिलिटीज़ भी अलग थी, उनके स्कूल्स अलग थे, ट्रांसपोर्ट अलग था, बीचेस अलग था, उनको कुछ भी बेसिक फैसिलिटीज़ भी ढंग से नहीं मिल पाती थी। तो नेल्सन मंडेला के बारे में बात करें, नेल्सन मंडेला का क्या विज़न था, उन्होंने इसके अगेंस्ट में लड़ाई करी थी, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी डिज़ायर करी थी। यानी कि उनकी एक इच्छा थी कि डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी हो, जहाँ पर सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। तो अब बात करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड के साथ में अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट में स्ट्रगल कैसे हुआ था और क्या हुआ था उसके अंदर। तो सबसे पहले तो वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसने सारे प्रोटेस्ट, मार्चेस और स्ट्राइक्स वगैरह को लीड किया था, ठीक है। एंड उसके बाद में इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला था बाद में, एंड सैंक्शन प्रेशर दी वाइट गवर्नमेंट। जो बाद में अपार्थीड का सिस्टम जब इतना ज़्यादा चल रहा था, उसी सेम टाइम पर जब ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये सब लड़ाइयाँ कर रही थी, जिसको लीड कौन कर रहे थे, लीडर कौन थे इसके, लीडर थे नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, लीडर नेल्सन मंडेला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये सारे प्रोटेस्ट, मार्चेस, स्ट्राइक्स वगैरह कर रही थी, एंड जब ये अपार्थीड का सिस्टम बाकी कंट्रीज़ के नज़र में आया, तब उन्होंने भी वाइट्स के ऊपर, वाइट जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, उसके ऊपर सैंक्शंस और प्रेशर लगा दिए थे। इंटरनेशनल सपोर्ट मिलने लग गया था ANC को, ठीक है। और की इवेंट है एक, इसको ध्यान रखना है, 1964 को नेल्सन मंडेला को इसी अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी, यानी कि आजीवन के लिए कारावास के लिए भेज दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। एंड 27 साल उन्होंने रोबन आइलैंड की जेल पर काटे थे। 27 साल अपने जीवन के वो जेल में रहे हैं रोबन आइलैंड पर, किसके लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। अब भाई डेमोक्रेसी कैसे आई साउथ अफ्रीका में, तो अपार्थीड खत्म कैसे हुआ। 1994 में नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। एक मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी। मल्टी रेशियल का क्या मतलब है कि ना तो वाइट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और ना ही ब्लैक्स के साथ में, ठीक है। मंडेला ने फॉरगिवनेस एंड
रिकॉन्सिलेशन दे दिया था। यानी कि मंडेला ने क्या कहा था कि हम वाइट को माफ़ करते हैं, हम उनके साथ में उनको जेल में नहीं डालेंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे, हम उनको माफ़ कर देते हैं बिल्कुल। एंड हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो, जहाँ पर सोशल जस्टिस हो और ह्यूमन राइट्स हो, ना तो वाइट के साथ डिस्क्रिमिनेशन और ना ही ब्लैक्स के साथ में। अब बात करते हैं हमारी इस चैप्टर का मेन मुद्दा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कह रहा है? तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 साल के डिस्कशन के बाद में एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया था, ठीक है, जिसके अंदर सिटीजन्स को एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए थे, यानी कि बहुत खुलकर राइट्स दिए गए थे। फोकस ऑन इंक्लूजन, इक्वालिटी, और ये मेक श्योर किया गया था कि किसी को भी इन्फीरियर फील ना हो, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अफ्रीका का सीन यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है? ये डिफ़ाइन करता है रूल्स गवर्नमेंट और सिटीज़न दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और सिटीज़न के लिए भी, ठीक है। ये लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इस बात को मेक श्योर करता है। और ये अलग अलग ग्रुप्स के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है। जैसे कि अफ्रीका के एग्जांपल में ब्लैक और वाइट के बीच में एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आ पाया था, यानी कि वाइट ब्लैक के ऊपर ट्रस्ट कर पाए थे और ब्लैक वाइट के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद में सेफगार्ड करते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन एंड क्रिएट्स ए गुड सोसाइटी, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज़ और ट्रस्ट कैसा हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसके बारे में अपनों ने अभी बात करी। तो चैलेंजेस क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, कि जो वाइट्स थे उनको उनकी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन चाहिए था, ठीक है। यानी कि जो उनके पास में पहले से प्रॉपर्टी थी, अब वाइट्स को डर लगने लग गया था कि हमने इनके साथ में इतने साल डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो अब अगर ये पावर में आ गए तो हमारे साथ भी वैसे ही करेंगे, है ना। तो उन्होंने कुछ अपने लिए सिक्योरिटी और अपने प्रोटेक्शन मांगी थी, ठीक है। एंड जो ब्लैक्स थे उनको मेजोरिटी रूल चाहिए था और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए थे, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ था? मेजोरिटी रूल पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वाइट वर प्रोटेक्टेड, यानी कि वाइट को प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दिए, यानी कि वाइट की डिमांड को भी फुलफिल कर दिया था और ब्लैक की डिमांड को भी। बेसिक मुद्दा ये था, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कंट्रीज़ ने एज ए मॉडल माना था, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फाइन था, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका का। क्या था? साउथ अफ्रीका पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी इज़ नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। यानी कि इतनी ज़्यादा फेमस है ये स्टोरी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है। कि तो साउथ अफ्रीका का ये ट्रांजिशन था अपार्थाइड से एक पीसफुल डेमोक्रेसी के ऊपर, तो इसने मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी सेट कर दिया था वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मंडेला का विजन क्या था कि साउथ अफ्रीका डेट बिलोंग्स टू ऑल, यानी कि ये सबको बिलोंग करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक्स के या फिर सिर्फ वाइट के, वो यूनिटी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, जो मेन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस थे, ठीक है। कि इंडिया कॉलोनियल रूल से इमर्ज हुआ था जस्ट, ठीक है, और उसके बाद में पार्टीशन का ट्रॉमा था। तो ये दो बातें एक साथ हो रही थी जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। 1946 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, 1946 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, कहाँ से मिली? कॉलोनियल रूल से, ठीक है। एंड साथ के साथ में क्या हो गया? ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन भी हो गया, ठीक है। एंड जो कंट्री थी उसने डीप डिवीज़न देखा था बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड क्लास, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्सिटी थी, अलग अलग कास्ट रिलीजन वगैरह के लोग रहते थे, तो सबने डाइवर्सिटी देख रखी थी, ठीक है। टास्क क्या था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें बनाना है जो एड्रेस करेगा इन्हीं सभी डिवीजन्स को, सभी कास्ट को, सभी रिलीजन को, और इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। तो कैसे बना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? फाउंडेशन क्या थी उसकी? मोतीलाल नेहरू ने 1928 और 1931 कराची सेक्शन में ही कांग्रेस में एक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। 1931 के कराची सेशन में उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। हालांकि वो इतना फेमस नहीं हुआ था, और उसके अंदर क्या था कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, फ्रीडम, इक्वालिटी, माइनॉरिटी राइट्स, इन सब के लिए उन्होंने बात करना शुरू कर दिया था एंड अपने ड्राफ्ट में प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। अब कॉलोनियल रूल का क्या इंफ्लुएंस था कि जो एक्सपीरियंस था अपना कॉलोनियल लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ में, उसने भी अपना कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन बनाने में मदद करी है, ठीक है। यानी कि फ्रांस से भी अपनों ने काफ़ी वैल्यूज़ ली थी, लिबर्टी वगैरह जैसे, ठीक है। अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने काफ़ी वैल्यूज़ ली थी, ठीक है। और जो अपने ऊपर कॉलोनियल रूल हुआ था उसने अपने को इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन सिखा दिया था कि इंस्टीट्यूशन कैसे सेटअप करने और ये सब, ठीक है। अब हमें किस बारे में बात करनी है? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कैसे थी, तो इसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 299 मेंबर्स थे,
लीडर्स जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू ऐसे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं। ठीक है, टाइमलाइन एक इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इलेक्शन हुए थे 1946 में जुलाई, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1946 दिसंबर में, और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इफेक्टिवली कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और असेंबली के अंदर की डाइवर्सिटी की बात करें तो फिर जो मेंबर्स थे, मेंबर्स खुद ही अलग अलग रीजन, रिलीजन, कास्ट के बारे में और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आते थे, तो उन सब ने अपने अपने व्यूज़ रखे एंड सबके व्यूज़ को एड्रेस किया गया, तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग प्रोसेस कैसी थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। 2000 अमेंडमेंट से ज़्यादा को कंसीडर किया था डिस्कशन के दौरान। ठीक है, और जो डिबेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, आज तक भी वो प्रिजर्व्ड है 12 वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है, अब है कि सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? तो एक तो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशन लोगों के, जो भी एक कंट्री में रह रहे लोग हैं उनके एस्पिरेशन को दिखाते हैं, उनके व्यूज़ को उनके सिर्फ व्यूज़ को नहीं बल्कि उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी आइडियोलॉजी को दिखाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा चैलेंजेस के बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क था फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या है द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर आपको प्रियम्बल के बारे में लिखना होता है। बेसिकली प्रियम्बल क्या होता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंस होता है, फ्रंट पेज कह सकते हो, जिसके अंदर उसकी सारी कोर वैल्यूज़ को लिख दिया जाता है एक ही पेज में। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स लिखी हुई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के में, आपकी बुक के अंदर प्रियम्बल दे रखा है, आपकी हर एक एनसीईआरटी के आगे प्रियम्बल ही लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? सोवेरेनिटी यानी कि सुप्रीम राइट डिसीजन बनाने का, सोशलिज्म यानी कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का रिडक्शन, सेक्युलरिज्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, डेमोक्रेसी आप समझती हो, रिपब्लिक समझती हो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। जो प्रियम्बल है वो पूरी फिलोसफी एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करता है और एज ए स्टैंडर्ड सर्व करता है किसके लिए? इवैल्यूएट लॉस यानी कि लॉस बनाने के लिए और गवर्नमेंट के एक्शंस के लिए। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है कि जो भी लीडर्स चूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोसेस क्या होने वाली है, प्रोसीजर फॉर चूजिंग लीडर्स। ठीक है, और जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके ऊपर लिमिट्स क्या क्या लगनी चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और राइट्स जिनको वॉयलेट नहीं कर सकती इवन गवर्नमेंट भी उन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती, उस चीज़ को इंश्योर करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को वाइडली एक्सेप्ट करने का एक और रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, यानी कि डिस्कशंस वगैरह होते हैं, इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, पर अगर नीड है तो वो हो सकता है। उसी चीज़ को बोलते हैं अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू मीट दी चेंजिंग सोसाइटल नीड्स। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करें तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज भी नेशन को गाइड करता है। ठीक है, और जो इसकी कोर वैल्यूज़ हैं वो रेलेवेंट रहे आज भी, क्योंकि उसमें बार बार चेंजेस होते जा रहे हैं। जस्टिस को इंश्योर करते हैं, इक्वालिटी को, डेमोक्रेसी फॉर ऑल सिटीजन्स। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, हमने 13 मिनट में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक ज़रूरी बात है कि हम इसके बाद में 2 से 3 मिनट की सारी डेट्स के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है इस चैप्टर में, उनकी एक अलग से वीडियो आएगी। हाँ, तो 2 से 3 मिनट में जितनी भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी एक अलग से वीडियो आएगी, और एक मॉन्स्टर प्रॉब्लम हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे जो इस पूरे चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए इनफ रहेगी। एक मॉन्स्टर प्रॉब्लम या फिर उसको आप केस स्टडी भी कह सकते हो, तो उसकी भी एक बाद में वीडियो आएगी, वो वाला सेशन बाद में होगा हर चैप्टर का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड कमेंट ज़रूर कर देना एक प्यारा सा, एंड लाइक ज़रूर करके जाना।